चलिए अब आगे बढ़ते हैं चयन और विकास की ओर। तो यहाँ पर बीगल का सफ़र ख़त्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। तो उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य की नई प्रजाति तैयार कर सकता है, मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है, तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, देखिए, मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये कहा जाता है। ठीक है, मतलब मनुष्य अपने द्वारा चिन्हित प्रजाति को चयन कर प्रजाति तैयार कर लेता है, तो इसको हम कृत्रिम चयन कहेंगे। तो डार्विन ने इसी आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर कुछ बात कही गई है जिसके बारे में आपको विचार विमर्श करना है। तो इसको समझने के लिए एक प्रयोजना कार्य है जिसको आपको करना है, जो आगे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट आया, जैसे क्या प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन जैसी कोई सोची समझी संपादन की प्रक्रिया है? तो इसको हम कह सकते हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक चयन जो है प्रकृति में होने वाले बदलाव के अनुसार जीवों में परिवर्तन के स्वरूप होता है, जबकि कृत्रिम चयन यानी मनुष्य जो है अपनी इच्छा अनुसार एक अच्छे प्रजाति का चयन कर नए प्रजाति का निर्माण जो है कर लेता है। मतलब यह कह सकते हैं एक सोची समझी प्रक्रिया नहीं है। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 2 की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक चयन को दर्शा रहा है कि एक मूली का खेत है ना, आप देख सकते हैं पहले चित्र में, जो बाढ़ से कुछ पौधे इसमें बह जाते हैं और कुछ जो है बच जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक चयन कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कृत्रिम चयन, जिसमें जिसमें कृत्रिम चयन का ही नतीजा है, जो मनुष्य जो है चयन के दौरान है ना पौधों में कुछ खाए जाने वाले भागों को चुनता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नवल गोल है, नवल गोल का जो है किस भाग को खाया जाता है? तने को खाया जाता है, मूली के जड़ को खाया जाता है। वैसे ही ब्रोकली इसकी पुष्प कलिका को खाया जाता है ना। वैसे ही सरसों के पार्श्व पर्ण कलिका जो होते हैं ना ऊपर जो निकलते हैं उसको खाया जाता है ना। और फिर पत्ता गोभी का जो पर्ण कलिका है उनको खाया जाता है, फूल गोभी की पुष्प कलिका को खाया जाता है। तो इस प्रकार से यह चयन का नतीजा है कि मनुष्य जो है कि पौधों को किन किन भागों को खा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम कृत्रिम चयन बोलेंगे। और जो आपने यहाँ पर मूली वाला जो उदाहरण देखा क्रियाकलाप 2 में, इसको बोलेंगे प्राकृतिक चयन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे एक छोटी सोची समझी प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम चयन के माध्यम से अलग अलग भागों को पौधों के खाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको यह बताया गया है कि डार्विन जैसे अन्य एक और वैज्ञानिक है जो बीगल यात्रा जो था डार्विन का बीगल के साथ, वैसे ही वो भी एक खोजी यात्रा पर निकले, है ना। वो कौन है? अल्फ्रेड रसेल वेलेस। कौन है वो? अल्फ्रेड रसेल वेलेस, है ना। इन्होंने भी क्या किया? मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, है ना, जिससे उन्होंने
डार्विन जैसे निष्कर्ष पर वो पहुंचा और उसने सुझाया कि प्रजातियां जो है पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है, अर्थात पहले से मौजूद किसी प्रजाति से ही नई प्रजाति का जो है विकास जो है होता है, जन्म जो है होता है। तो इस प्रकार जीवों की जो है उत्पत्ति होती है। आगे हम विकास के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे कि जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। जीवों में विविधता पाई जाती है मतलब कोई भी एक प्रजाति की जो जीव हुए उनमें बहुत सारी विविधता जो है पाई जाती है, अर्थात एक ही जाति के जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कोई कम जीता है और कोई ज़्यादा जीता है। किसी की कम संतानें होती तो किसी की ज़्यादा संतानें होती है ना। जिनकी जीने की क्षमता ज़्यादा है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी नई प्रजाति जो है दिखाई देती है, और जिनमें जीने की क्षमता कम है या जिनकी संतानें कम हैं उनकी प्रजाति जो है विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो जीव अपने आप में विकास कर लेता है वातावरण के अनुरूप, है ना, उनकी नई प्रजाति जो है दिखाई देने लगती है। अगला जो है विकास के सिद्धांत पर क्या है बिंदु देखते हैं। देखिए, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से हुई है। मतलब ऐसा है कि कोई भी जीव जो है वर्तमान में जिस रूप में है वैसे ही नहीं डाल दिए गए हैं, उनका निर्माण जो है उनकी पूर्व प्रजाति से हुआ है। अगला बिंदु है, देखिए, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है ना। जैसे आप लोग समझ सकते हैं फिंच की जो प्रजाति है जो इक्वाडोर से उड़ करके गलापागोस द्वीप में चले गए थे, है ना, उनका जो है एक फिंच से उनकी उत्पत्ति जो है हुआ है, जो अलग अलग द्वीपों में जा कर के बहुत सारे प्रजाति के रूप में वह जो है नए जीवों के रूप में दिखाई देने लगा। ठीक है, जिसको हम एक पेड़ की शाखा के समान उसको समझ सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो क्या है, देखिए, चौथा, किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के जीवों में बहुत सारी भिन्नताएं होती है, मतलब अपने प्रजाति के जीवों से भिन्न होते हैं, है ना। जैसे कि आप शुरू के टॉपिक में आप लोग पढ़े हैं, किसी में कम जीने की क्षमता तो किसी में ज़्यादा, और किसी में कम संतानें आती तो किसी में ज़्यादा। तो ये सब विविधता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी विभिन्नताएं जो है बहुत सारे जीवों में देखी गई हैं। तो ये विविधताएं जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, जिससे नए जीव जो हैं बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से फिंचों का एक वंशावली का एक शाखित पेड़ का एक स्वरूप स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक फिंच की प्रजाति से, है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में देश में जो है पाए जाते थे, वहाँ से उड़ करके जब वो अलग अलग द्वीपों में चले गए तो उनके चोंचों में कितनी भिन्नता जो है आ गई है, आप देख सकते हैं। जो शाकाहारी फिंच है वो किस प्रकार से दिख रहे हैं, जो छोटे पेड़ पर रहने वाले फिंच है वो कैसे दिखते हैं, जो गाने वाली हरा फिंच है वो कैसी है, या अब देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे फिंच है जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, बीज खाते हैं, तो उसमें बहुत सारी भिन्नता उनके चोंचों पर देखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो पांचवा जो टॉपिक है विकास के सिद्धांत पर, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास भिन्नताएं होती है। एक प्रजाति में यह भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी तक जनक पीढ़ी से भिन्न होती
रहती है। कई एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी भिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में लाभदायक ये सिद्ध होती है। मतलब इसका ये है कि कुछ जीव जैसे अपने प्रजाति से अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है? जैसे उस समय प्रकृति में कोई परिवर्तन आ जाता है ना, तो वो अपने आप को उस प्रकृति के अनुरूप जो है ढाल लेती है ना, जिससे उसके शरीर में जो जीन है वो परिवर्तित हो जाते हैं और वो परिवर्तित जीन जो है विभिन्नता का रूप लेकर के अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे उस समय जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वो काफ़ी भिन्न दिखते हैं अपने पूर्व प्रजाति से। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जीव जो है उस परिस्थिति में ढल जाता है और उसमें वह आसानी से जीवन जी लेता है, तो उसके लिए वह लाभदायक सिद्ध होता है। तो वास्तव में उनको कहाँ मिलती है ये जो भिन्नताएं जो है, जो वर्तमान में जो जीव है जो वातावरण परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, जो विकास उसके शरीर में हुआ होता है ना, वो उनके जीन के माध्यम से वैसे ही भिन्नताएं जो है उनके अगले पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखिए 6वां नंबर, लाभदायक भिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती है और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है। उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। अब देखिए, लाभदायक भिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं, अर्थात किसी प्रजाति में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें कुछ लाभदायक भिन्नताएं जो है डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, जिससे वह उस परिस्थिति में आसानी से जीवित रह पाता है। ठीक है, अर्थात वो उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं अपने प्रजाति के अन्य जीवों की तुलना में। तो ये बदलाव जो है क्रमशः सभी प्रजाति में जो है होता रहता है, जिससे विकास की जो संभावनाएं जो है चलती रहती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक जल्द ही अपलोड कर देंगे। इन्हीं लाभदायक विभिन्नताओं को समझ सकते हैं हम लोग किसी बैक्टीरिया के माध्यम से, या अंत में हम आपको बता देंगे। जैसे विभिन्नताओं के संबंध में यहाँ पे एक टॉपिक है, जैसे आप देखेंगे कि हमारे शरीर में विशेषकर हमारी आंतों में जो जीवाणु पाए जाते हैं लगभग हर 20 मिनट में प्रजनन करते हैं। प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ विभिन्नताएं बढ़ती है, जिससे उनकी आबादी में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है। इस प्रकार इनमें बहुत जल्दी विकास होता है। एंटीबायोटिक दवाइयों से जीवाणुओं की कई प्रजातियां खत्म हो जाती है, पर विभिन्नताओं के कारण कोई न कोई प्रजाति बच जाती है, जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। इनकी आबादी बढ़ने से ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बन जाते हैं, अर्थात इन पर एंटीबायोटिक दवाइयों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अपने शरीर में इस प्रकार से डेवलपमेंट ले आता है, जिससे वो अपने प्रजाति के अन्य जीवाणु से काफ़ी भिन्न होते हैं और जो इस एंटीबायोटिक के प्रति लड़ने में सक्षम होते हैं, अर्थात उसके शरीर में प्रतिरोधक जो है बन जाते हैं और वही जो है आगे जीवित रहता है। तो इस प्रकार के भिन्नताएं जो है हो सकती है। अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।